हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरा। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। मैं आपको कह रहा हूं ना सर, पूरी जान लगाएंगे अपन, पूरी जान लगाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा और टेंशन भी नहीं लेना है। बस फटाफट लगे रहना है, शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। डन, पक्का बस। और आपके साथ आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक का एजुकेशन, बहुत शानदार और मजेदार तरीके से। इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी और पीवाईक्यू सब कुछ करवाए जाते हैं मजेदार तरीके से और शानदार तरीके से। मैं आपको कह रहा हूं ना, तूफान मच जाएगा, बस आप लगे रहो। तूफान मच जाएगा, बस आप लगे रहो। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप बस बताइएगा, अपन सबको देख लेंगे, एकदम शानदार तरीके से सबको देख लेंगे। ठीक है, क्लियर, डन। चलो चलो चलो, साथ ही साथ आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है जिसका नाम है हिंदी मीडियम, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है शानदार और मजेदार तरीके से। सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। ठीक है, सेम सेगमेंट है जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में करवाते हैं। सर आज क्या है? ओ, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखने वाले हैं, मतलब सर सीसीआर बोले तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन थर्मोडायनामिक्स का। सर तो इसके सारे टॉपिक्स हो गए। आप देखो, आज मजा आएगा, आज होने वाला है रिवीजन, आज होने वाला है डट के रिवीजन। बस लगे रहना है सर। अगर कोई दिक्कत आए मुझसे पूछने का, अपन सबको देख लेंगे, सबको मतलब सबको। डन, चालू करें? यस सर। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अगर वो चीजें नहीं पता तो फिर अपन काम नहीं कर पाएंगे, जिनको अपन कहते हैं टर्मिनोलॉजीज। क्या कहते हैं अपन? टर्मिनोलॉजीज, या थर्मोडायनामिक्स टर्म्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? टर्म्स बोल सकते हैं, टर्मिनोलॉजीज बोल सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स टर्म्स बोल सकते हैं, बहुत सारे, जिसमें पहला टर्म आता है सिस्टम। क्या होता है वो? कहते हैं ना, सिस्टम है हमारा, सिस्टम। मतलब जैसे मान लो मैं आपके सामने ये वीडियो दे रहा हूं, तो ये मैंने कहां रिकॉर्ड किया है? एक रूम के अंदर। वो रूम मेरे लिए सिस्टम था जहां पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। इस रूम के बाहर की चीजें वो आउटसाइडर है, उसको कहेंगे अपन सराउंडिंग। क्या कहेंगे? सराउंडिंग। जहां पे भी कोई थर्मोडायनामिक रिएक्शन हो रही है या जहां पे भी कोई काम हो रहा है, मान लो एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस या रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, तो इसको अपन कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। और इसके जो बाहर की चीजें, किसकी चीजें? इसके बाहर की, मतलब ये बाहर वाली जो चीजें, इसको अपन कहते हैं सराउंडिंग। क्या कहते हैं सर जी? सराउंडिंग। और सराउंडिंग और सिस्टम को, ये जो बीच में एक चीज है जो इसको सेपरेट कर रही है, इसको अपन कहते हैं बाउंड्री। क्या कहते हैं? बाउंड्री। ठीक है। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इस पूरे को कहा जाता है यूनिवर्स। क्या कहा जाता है सर? यूनिवर्स। ठीक है। अब देखो, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एक तरीके से अपन फॉर्म ऑफ एनर्जी से डील करती है, उसको अपन थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स टर्म्स, सबसे पहले आता है सिस्टम। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर थर्मोडायनामिक स्टडीज इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है। जहां पर अपनी थर्मोडायनामिक चीजें होती है, जहां पर हम स्टडी कर पाते हैं, उसको अपन कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। उसके बाद आता है सराउंडिंग। क्या आता है सर जी? सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब जहां पर सिस्टम के अलावा पार्ट यूनिवर्स का, उसको क्या कहते हैं? सराउंडिंग। पूरा यूनिवर्स था, सिस्टम को हटा दो, क्या बचेगा? सराउंडिंग बचेगा। द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडेड सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। तो याद रखना है, यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, उसको अपन कहते हैं यूनिवर्स। उसको अपन कहते हैं यूनिवर्स। चलो, उसको अपन कहते हैं यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को क्या कहते हैं अपन? यूनिवर्स। ठीक है, डन। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है सर, टेंशन की बात नहीं है, मजेदार। ठीक है। अब सिस्टम भी 3 टाइप का होता है। जो सिस्टम होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला ओपन सिस्टम, सेकेंड क्लोज सिस्टम, थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम।
क्या सर? आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीन तरीके के सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। ये तीन तरीके के सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। मैंने कहा अच्छी बात है सर, मैंने कहा एक नंबर बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर ये तीन तरीके के सिस्टम अपन को देखने को मिल रहे हैं तो। अब ओपन सिस्टम क्या होता है? सर मान लो आपके पास गैस है, आपके पास एक गैस है, ये फायर 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 फायर, इसमें पानी रखा है, पानी पानी हो गई, ये पानी है, इसमें क्या है? पानी है, बिल्कुल। जैसे ही आपने हीट करा तो अरे यार ये ऊपर प्लेट क्यों रख दी मैंने। जैसे ही आप इसको हीट करोगे इसमें से क्या होगा सर? आपका ये पानी उड़ेगा। उड़ेगा क्या नहीं उड़ेगा? मतलब मास लॉस हो रहा है, मास का एक्सचेंज हो रहा है, जितना मास लिया था उसमें से कम हो जाएगा। और साथ ही साथ आप इस बीकर के बगल में से हाथ रखना, आपको यहां से हीट जाती हुई दिखेगी, गरम गरम फील होगा, मतलब मास के साथ एनर्जी का भी चेंज हो रहा है। तो सर जब मास और एनर्जी दोनों का चेंज होता है तो इस तरीके को कहते हैं ओपन सिस्टम। क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। जब आप एक बॉटल ले लो या आप कोई बीकर ले लो, उसको हीट करो, अगर मास भी जा रहा है और हीट भी जा रही है तो कहलाएगा ओपन सिस्टम। अब इसी को ही मैं कहता हूं एक प्लेट ढक दो ऊपर। क्या ढक दो? प्लेट। जैसे ही आप प्लेट ढकोगे, ये ढकते हैं प्लेट, ये ढक दी। जैसे ही मैंने कहा ऊपर आप प्लेट ढक दोगे तो क्या होगा भाई? सर हीट तो अभी भी जाएगी लेकिन आप मास नहीं जा पाएगा, ऊपर जाएगा, टकरा के कंडेंस होके वापस गिर जाएगा। तो मास का चेंज नहीं हो रहा है, मास का नहीं हो रहा है, सिर्फ किसका हो रहा है? एनर्जी का हो रहा है। सिर्फ किसका हो रहा है? एनर्जी का हो रहा है। तो सर मास का बिल्कुल नहीं हो रहा है, सिर्फ किसका हो रहा है? एनर्जी का। तो इसको कहते हैं क्लोज सिस्टम। जिसको क्लोज कर दिया तो मास का चेंजेस नहीं है, सिर्फ किसका चेंजेस है? एनर्जी का। मैंने कहा ठीक है। फिर आता है आइसोलेटेड सिस्टम। फिर आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है जल्दी बताएंगे? सर आइसोलेटेड का मतलब यह है, आइसोलेटेड का मतलब क्या है? जिसमें सर वो देखा नहीं, मेरे पास वो ग्रीन कलर की बोतल थी, आप लोग देखते ही थे, जिसमें से ना हीट जाती है ना आपका मास जाता है, पानी गर्म का गर्म 24। वैसे तो कोई भी चीज परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होती, लेकिन अपन को कंसीडर तो करना पड़ेगा। तो ना तो इसमें से मास का चेंज होता है और ना इसमें से एनर्जी का चेंज होता है, उसको अपन कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहते हैं उसको अपन? आइसोलेटेड सिस्टम। जल्दी नोट डाउन करिए, क्या कहते हैं उसको अपन? आइसोलेटेड सिस्टम। जल्दी देखो क्या कहते हैं सर? आइसोलेटेड सिस्टम। जल्दी 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 जल्दी, आइसोलेटेड सिस्टम। डन। क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। ये देखिए, सबसे पहले बाउंड्रीज मैंने कहा था अभी, एनीथिंग विद सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। बाउंड्रीज में भी रियल और इमेजनरी, रियल और इमेजनरी, ठीक है। एडियाबैटिक वॉल्स क्या होती है? नॉन कंडक्शन ऑफ हीट, हीट कैन नॉट पास थ्रू इट। ऐसी वॉल्स जिसके थ्रू हीट ना जा पाए। क्या ना जा पाए? हीट, उसको कहते हैं डायरेक्ट थर्मिक वॉल्स, कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट कैन पास। और अगर एडियाबैटिक नहीं है तो क्या होती है? डायथर्मिक वॉल्स। डायथर्मिक वॉल्स का मतलब होता है कि इसके थ्रू हीट जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो इससे हीट जा सकती है, इससे हीट नहीं जा सकती, इसको कहेंगे एडियाबैटिक, इसको कहेंगे डायथर्मिक वॉल्स, ठीक है सर। आगे आता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। बता दिया मैंने। सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर, दोनों कर सकते हैं। इधर पे सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर, एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क, वो क्लोज हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ एडियाबैटिक वॉल्स और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है थर्मस फ्लास्क। क्या होता है? थर्मस फ्लास्क। ये देखिए, ना मास जाएगा ना ये आइसोलेटेड, और मास नहीं जा रहा है, हीट जा रही है क्लोज, और इसमें दोनों जा रहे हैं तो ओपन, इसमें दोनों जा रहे हैं तो ओपन। जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, बिल्कुल। अब आता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए,
ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। हाँ, ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करे किस पे? क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अरे यार एक सिंपल सी बात बताता हूं, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। देखो एक जगह पे मेरे पास 20 केजी वेट था और एक जगह पे मेरे पास 50 केजी वेट था। किधर पे क्वांटिटी ज्यादा है? इधर पे। तो भैया इस पे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, वेट तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। भैया वेट अगर 20 ग्राम हुआ और 50 ग्राम हो तो 50 ग्राम वाला वेट ज्यादा है, 20 ग्राम वाला कम है। सर ये मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, मतलब वेट जो है वो सीधा सीधा क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। वेट कब ज्यादा होगा? क्वांटिटी ज्यादा होगी। वेट कब होगा? जब क्वांटिटी कम होगी। तो सर ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी पे, उसको अपन कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। Extensive properties are the properties of system which depends upon the quantity of matter or depends upon the matter of size of system is known as extensive property. इसमें अब देखो यार बहुत सारी चीज होती है। वेट होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वॉल्यूम, मोल। भैया मोल भी यही होता है, जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज्यादा मोल होगा। एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, भाई जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी। हीट कैपेसिटी, ये सब के सब होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करते हैं, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करते हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 फटाफट। डन? चल। इंटेंसिव जो डिपेंड नहीं करेंगे। सर इसका क्या होगा? सर जैसे टेम्परेचर। अरे भाई यार अब मान लो मैं भोपाल में हूं, भोपाल में अभी यहां पर मान लीजिए 1 लाख लोग हैं। अब 1 लाख में से अगर 90,000 हो जाएंगे तो क्या टेम्परेचर कम हो जाएगा भोपाल का? क्या नहीं, लोगों पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है, क्लाइमेट पे चेंज कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, आपके पास 5 किलो आइस है तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है? कितना मेल्टिंग पॉइंट है बताइए? कब मेल्ट होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 2 किलो आइस होगा तो कब मेल्टिंग होगा? सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया क्या है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, विस्कोसिटी। भाई आपके पास 20 ग्राम हनी है, वो जितनी तेजी से गिरेगा, आपके पास चाहे 2 किलो हनी हो वो भी उतनी तेजी से गिरेगा। विस्कोसिटी दोनों की क्या है? सेम, फर्क नहीं पड़ता क्वांटिटी बढ़ाने से। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट होती है मास और क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, उसको कहा जाता है वो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मास, उनको अपन कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जांपल में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, कंसंट्रेशन, ये सब के सब आपके होते हैं सर जी क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बस इतना याद रखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव डिपेंड करती है। और कोई भी 2-2 एग्जांपल्स रख लेना अपने अच्छे वाले, बस काम हो जाएगा। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी फटाफट तेजी में। हो गया? चल अब आता है स्टेट फंक्शन। सर ये भी बढ़िया है भाई यार, सिंपल सी बात है। अगर मान लो मैंने क्या करा, मैंने देखा भैया सबसे पहले कोई रिएक्शन चालू कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने उसकी एंथैल्पी देखी, ठीक है, या उसकी एंट्रोपी देखी, जो भी थी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब रिएक्शन चल रही थी तो मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा, फिर मैंने सीधे कब देखा? फाइनल स्टेट पे। मैंने कहा यार भैया फाइनल पे क्या है वो देखना है मुझे, फाइनल पे उसकी एंथैल्पी क्या होगी और इनिशियल क्या होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल लेवल पे ही डिपेंड करती हैं, बीच में नहीं। क्योंकि भैया मैं कैसे निकालता हूं एंथैल्पी चेंज, कैसे निकालता हूं? डेल्टा एच क्या करता हूं? एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, यही होता। अगर मैं एंट्रोपी निकालता तो क्या होता? डेल्टा एस क्या होता है? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, यही होता कि नहीं होता? रास्ते में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। भाई फाइनल आउटपुट क्या है और इनिशियल मैंने क्या डाला था, बस उसी को माइनस करूंगा, फाइनली मैं चेक कर लूंगा, बात खत्म। उससे ज्यादा मेरे को देखने का कोई मन नहीं है। तो यही कह रहा हूं मैं, फंक्शन प्रॉपर्टीज विच डिटरमाइन स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या बोला? वो फंक्शन प्रॉपर्टीज का जो स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करे, एज वेल एज and only depends upon the initial and final state of the system, does not depends upon path. path पे डिपेंड नहीं करता भैया, क्या फर्क है? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ।
भाई कैसे भी जाए इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्या सर? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जल्दी, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जल्दी, फटाफट फटाफट। फिर अपन आगे चलते हैं, बढ़िया शानदार तरीके से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके एग्जांपल्स हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गैस फ्री एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारी चीजें बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती, बिल्कुल डंडना डंडन, एक नंबर। हो जाए तो बताइएगा, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। चल ये देखिए, पाथ फंक्शन, properties which depends upon path as well as initial and final state is called the fraction, is called the path function, is called the path function। एक मिनट, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ किस पे डिपेंड करे, जो सिर्फ डिपेंड करे किस पे, पाथ पे। जैसे कि वर्क है सर, वर्क बहुत वो होता है, आप देखते हैं भैया कैसा जा रहा है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में, हीट कैसी है, उसको हर टाइम पे आप चेक करते हो, अंदर आ रही है, बाहर आ रही है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो ये वो फैक्टर होते हैं जिन पे अपन को उसको थ्रू आउट चेक करना होता है, जो किस पे डिपेंड करती है, पाथ पे। अगर भैया ये इन आ रही है या आउट आ रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। तो ऐसे लोग जो पाथ पे डिपेंड करते हैं उनको क्या कहा जाता है, पाथ फंक्शन। लेकिन जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं उनको क्या कहा जाता है, हमने अभी देखा स्टेट फंक्शंस। क्या कहा जाता है, स्टेट फंक्शंस। तो ये बिल्कुल सिंपल था, जल्दी डन, चेक। आ जाओ आगे, आप कुछ प्रोसेस देखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। सर देखो, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। आइसो का मतलब क्या होता है सर जी, सेम। और थर्मल मतलब सेम टेम्परेचर, मतलब भैया टेम्परेचर रिमेन सेम, तो डेल्टा टी जीरो होगा। और डेल्टा टी जीरो होता है तो भैया इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है। क्या जीरो हो जाती है, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है। इस पे अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। फिर आता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब होता है हीट का चेंज नहीं होगा, मतलब ना हीट अंदर से बाहर ना अंदर। तो हीट को अपन डेल्टा क्यू से बताते हैं, तो भैया हीट का चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा क्यू कितना है, जीरो, हीट रिमेन्स कांस्टेंट। फिर होता है आइसोबैरिक। बैरिक मतलब बाहर आएगा, आइसो मतलब कांस्टेंट, तो भैया कितना हो जाएगा, डेल्टा पी इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा पी इक्वल्स टू जीरो मतलब प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, एक नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। क्या बोला, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, मतलब डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी जल्दी जल्दी, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। फिर आता है साइक्लिक प्रोसेस। क्या आता है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जैसे मान लो ए से बी बना, बी से सी बना, फिर सी से डी बना और डी से वापस ये, तो भैया ये गोल गोल रिकरिंग रोज हो गया ना। तो पूरा जहां मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेज जो है वो बिल्कुल सेम है। यही इनिशियल थी और यही फाइनल है, ये बात याद रखना। यही इनिशियल थी और यही क्या है, आपकी फाइनल है। तो इसी को अपन कहते हैं सर, क्या कहते हैं इसको, बहुत बढ़िया, इसी तरीके की रिएक्शन को कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और इसमें भी इंटरनल एनर्जी आपकी लगभग कैसी होती है, जीरो होती है। ठीक है, बिल्कुल। वर्क और हीट नॉन जीरो, क्योंकि भैया उसने काम किया है, वो आके वहीं पर बैठ गई तो क्या हुआ, लेकिन घूम के तो आया ना भैया, रिएक्शन घूम के नहीं आई क्या, आई थी। तो उसको कहते हैं अपन साइक्लिक प्रोसेस। When system undergo number of different process and
फाइनली रिटर्न टू इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा यू इक्वल्स टू 0, क्यू नॉन जीरो, क्योंकि हीट का चेंज भी हुआ होगा और साथ ही साथ वर्क का चेंज भी हुआ होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, ये प्रोसेस है, जल्दी जल्दी जल्दी, ये प्रोसेसेस हैं, जल्दी 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 फटाफट जल्दी करेंगे, जल्दी। चलो अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस। सर रिवर्सिबल क्या होता है? जैसे मान लो ए रिएक्शन आगे गई है तो यही पीछे आ गई, इसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस, बिल्कुल। इट इज अ सिस्टम इन एन डायनामिक इक्विलिब्रियम। किसमें सर? डायनामिक इक्विलिब्रियम में, जिसमें ड्राइविंग फोर्स किसके इक्वल है? अपोजेबल फोर्स के इक्वल। किसके इक्वल है? अपोजेबल फोर्स के इक्वल। ड्राइविंग फोर्स किसके इक्वल है? अपोजेबल फोर्स के इक्वल है। मैंने कहा ठीक है सर। और वर्क डन क्या है? मैक्सिमम। वर्क डन क्या है? मैक्सिमम। टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई चल रही है चल रही है चल रही है, इसमें अपन कंडीशन लगाते हैं आपको चाहिए क्या है। अगर आपको बी चाहिए तो कुछ कंडीशन लगाओ कि बी वाला ज्यादा बने, और ए चाहिए तो आपको कुछ कंडीशन ऐसी लगाओ कि आपकी रिएक्शन बैकवर्ड चले। इसी तरीके से आपका काम इसमें होता है। तो ये होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, डन। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये होती है भैया इरिवर्सिबल। ये तो अधिकतर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होता है, अपोजेबल फोर्स कम होता है, तो भैया आगे ही चलती है। वर्क डन मिनिमम, सिस्टम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है एक ही डायरेक्शन में चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही है। इजिली कंप्लीटेड, एक्चुअली अकर। सबसे ज्यादा अपन को यही देखने को मिलती है। अधिकतर सिंगल स्टेप में ही चलती है, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर देखने को नहीं आती। तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को मैंने अलग से बताया। अब आता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये क्या कहता है? वैसे तो ये कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बस इतना ही कहता है और कुछ भी नहीं कहता है। ठीक है, अब समझना, कुछ बातों को मेरे को समझाना है आपको। टोटल एनर्जी पूरे यूनिवर्स की कांस्टेंट होती है, बस बात को समझिएगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब समझो, यहीं पर एक वर्ड आता है जिसको अपन कहते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या आता है सर जी? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है यू। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है सर जी यू। बेसिकली समझते हुए चलना, ये होती है पूरी एनर्जीज का सम। मतलब इसमें आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और भी जितनी टाइप की एनर्जीज होती है, सारी एनर्जीज का सम होता है, जिसको अपन इंटरनल एनर्जी कहते हैं। चलो बढ़िया है। अब एक बात हमेशा याद रखना, मान लो एक सिस्टम है ना, सिस्टम वही चलेगा। ये सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी तो होगी। लेट सपोज अभी इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी U1। कितनी थी? U1। कितनी थी सर? U1। अब मैंने इस सिस्टम पे कुछ वर्क किया। इस सिस्टम पे क्या किया मैंने? वर्क किया। क्या किया? वर्क किया, कुछ वर्क किया। क्या करने के लिए? कुछ हीट डालने के लिए अंदर। मेरे को कुछ हीट इसके अंदर ट्रांसफर करनी थी, और वो ट्रांसफर करने के लिए मेरे को वर्क करना पड़ा। तो मैंने सिस्टम के ऊपर वर्क भी किया और हीट भी डाली। तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई होगी। इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई होगी, बिल्कुल चेंज हो गई होगी, क्योंकि सर उसमें हीट भी आ रही है, उस पर वर्क भी हुआ है। और अब इसकी इंटरनल एनर्जी हो गई होगी U2। क्या हो गई होगी? U2। और ये U2 किसके बराबर होगी? U1। और ऊपर से आपने हीट अंदर डाली है और सिस्टम के ऊपर वर्क किया तो पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखूं U2 माइनस U1 तो ये हो जाएगा Q प्लस W। और अगर देखा जाए तो U2 माइनस U1 को क्या लिख सकता हूं? डेल्टा U प्लस Q प्लस W। सर ये तो इस लॉ का यही मतलब है कि कभी भी सिस्टम में कोई भी एनर्जी का चेंज आएगा तो या तो वो वर्क पे डिपेंड कर रहा है, या तो वो हीट पे, या तो फिर वो दोनों पे डिपेंड करेगा। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक्सप्रेशन, कि कभी भी किसी भी बॉडी से या कहीं पे भी अगर कुछ एनर्जी का चेंज आता है तो वो एनर्जी का चेंज या तो इन द फॉर्म ऑफ वर्क होगा, या तो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा, या तो फिर दोनों का सम होगा। ये बात हमेशा याद रखो। कहीं से भी किसी में भी एनर्जी का चेंज आया है तो वर्क के फॉर्म में आएगा, या तो हीट के फॉर्म में, या तो दोनों के फॉर्म में आएगा।
ये होता है मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वन फॉर्म से अनदर में जाएगा तो हीट या फिर वर्क। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। व्हेन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स ड्यूरिंग अ प्रोसेस कैन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट इन द अदर फॉर्म अपीयर्स। तो वो अदर फॉर्म में जाती है, या तो वर्क के फॉर्म में या तो हीट के फॉर्म में। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए बढ़िया तरीके से, एक नंबर तरीके से नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, फटाफट करेंगे सर, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। चलिए अब ये देख लीजिए, मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। साइन कन्वेंशन ये पढ़ाना है मेरे को। चलो सर कोई भी एक सिस्टम है, अरे मैं तो अब बस कह रहा हूं 2 लाइन याद रखना। अगर मैंने सिस्टम को हीट दी है ना, ऑन द सिस्टम, तो सर हीट पॉजिटिव रहेगी प्लस क्यू, ठीक है। अगर मैंने सिस्टम के ऊपर वर्क किया ऑन द सिस्टम, तो भैया वर्क भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम हो गई तो नेगेटिव है, ठीक है। और बाय वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। अगर बाय द सिस्टम है तो हीट वर्क दोनों नेगेटिव है, लेकिन ऑन द सिस्टम है तो दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है। ऑन द सिस्टम है तो दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ऑन द सिस्टम है तो दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बिल्कुल, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, किसकी बात कर रहे हैं? एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, बिल्कुल इजी है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या पढ़ा था सर? अपन ने पढ़ा था डेल्टा यू इक्वल्स टू 0। साइक्लिक के लिए जब वो पहली स्टेप पे ही आ गया था, अगर मैं फर्स्ट लॉ लगाऊं तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। और अगर देखा जाए तो क्यू इक्वल्स टू माइनस या फिर डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू। मतलब भैया या तो ये आएगा, उसके लिए हो सकता है हीट बाहर गई हो, या तो हो सकता है वर्क डन बाहर की तरफ हुआ हो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आइसोथर्मल के लिए आ जाए तो आइसोथर्मल का भी सेम था, डेल्टा यू 0, तो सेम केस उसके लिए भी है, बिल्कुल आइसोथर्मल के लिए भी। जल्दी, टेम्परेचर रिमेन्स द कांस्टेंट। और अगर एडियाबैटिक के लिए आ जाए, किसके लिए? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्यू 0 था भैया, है ना। एडियाबैटिक में क्या था अपना? क्यू 0 था, ये देखो ये लिखा है, एडियाबैटिक में क्या था? क्यू 0 था। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये क्यू 0, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। मतलब जो भी एनर्जी में चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्क डन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? वर्क डन पे। अगर आइसोकोरिक की बात करें तो भैया वॉल्यूम 0 होता है, डेल्टा वी 0, और वर्क जो होता है वो आगे आप देखोगे पी डेल वी होता है, तो भैया वर्क कितना हो जाएगा? 0। तो इस केस में आपका जो डेल्टा यू है वो किसके बराबर है? हीट के बराबर। मतलब जो भी एनर्जी का चेंज आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? हीट पे। जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? हीट पे। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है। जल्दी नोट डाउन करेंगे फटाफट, जल्दी करा। अरे यार ये तो हटा नहीं भूल गया, लो मैंने कहा बाहर निकला हूं कि भैया नोट डाउन कर रहा हूं, देखा तो वो लगा हुआ है। चलो करो जल्दी, नोट डाउन करो, डन। चलिए अब आता है सर वर्क डन के, वर्क के ऊपर। वर्क क्या होता है सर? वैसे तो मैं आपको बोलूं
तो सिंपल सा इधर पे जो वर्क है वो अपना है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। क्या है सर जी? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। वी विल डिस्कस ओनली मैकेनिकल वर्क जो होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और मैं तो आपको बोल रहा हूं सीधे सीधे मैं आपसे बात करूंगा इसके फॉर्मूले पे, डेरिवेशंस की बात अभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे सर? रीजन क्या है डेरिवेशन की बात करने का? सर रीजन ये है ना कि अभी उतना डिस्कशन अपन नहीं कर पाएंगे, अब उतना डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वन शॉट में अपन को क्या करना है, सारी चीज रिवाइज करवानी है। तो इसका जो डेरिवेशन है ये वाला पूरा आपको, इसको बस इतना याद रखेंगे अपन, W इक्वल्स टू आपको मिलता है P डेल V। क्या मिलता है? W इक्वल्स टू P डेल V। और इसका क्या मतलब होता है? W इक्वल्स टू P V2 माइनस V1 मीन्स चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम ये आपको देखने को मिलता है, ये अपना होता है चेंज इन वॉल्यूम। कोई तकलीफ तो नहीं? चेंज इन वॉल्यूम ये आपको फॉर्मूला देखने को मिलता है वर्क डन का। किसका फॉर्मूला देखने को मिलता है? वर्क डन का। अब यहीं पर बहुत सारी चीजें भी आती है। एक फॉर्मूला और होता है रिवर्सिबल के लिए। देखिए एक फॉर्मूला और होता है, ये मैंने आपको तब भी बताया था, -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ये भी होता है, ये फॉर्मूला बताया था। लेकिन फिर अपन क्या कहते हैं, अपन बॉयल्स लॉ को लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं? बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब आधे लोग कहते हैं सर ये लॉ कहां से? मैंने आपको तब भी बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर हट चुका है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट था P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो अगर मैं यहां से V2 अपॉन V1 करूं, मतलब V2 अपॉन V1, तो ये क्या हो जाएगा? P1 अपॉन P2। तो यहां पर मैं रख सकता हूं, तो प्रेशर के फॉर्म में भी आ जाएगा कि -2.303 nRT log P1 अपॉन P2, ये भी हो सकता है P1 अपॉन P2। तो या तो आप प्रेशर के फॉर्म में याद रख लो या तो आप वॉल्यूम के फॉर्म में याद रख लो, ये दोनों फॉर्म आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी अपन इसको कर पाएंगे, नहीं तो अपन इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। डन 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 डन। चल जल्दी 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 फटाफट तेजी में, फिर आगे बढ़ते हैं फटाक से। चलो ये देखिए, यही मैंने अभी आपको बताया, ड्यू टू आइसोथर्मल कंप्रेशन के बीच में, ठीक है। कंप्रेशन जब करते हैं ना तो वॉल्यूम का चेंज हो जाता है। बस देखिए यहां पर क्या बता रहा हूं, यहां पर क्या था अपना V2 अपॉन V1, ये एक्सपेंशन की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का वॉल्यूम V2। अब यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं तो कंप्रेशन की, कंप्रेशन में क्या हो गया? V1 अपॉन V2, बस इतना फर्क आता है, V1 अपॉन V2, तो फिर यहां भी चेंज हो जाएगा P2 अपॉन P1। ये कंप्रेशन के लिए और वो एक्सपेंशन के लिए था। किसके लिए था? एक्सपेंशन के लिए। अब आता है हीट। हीट तो आप जानते हो भैया, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब दो जगह पे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो उनके बीच में बहने वाली क्वांटिटी को अपन क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। इसकी यूनिट्स वगैरह आपको पता ही है, कैलोरीज कहा जाता है, और जिसमें अपन मानते हैं कि एक कैलोरीज जो होती है 4.18 जूल के बराबर होती है, 4.18 जूल के बराबर होती है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच फ्लोज बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग और अमाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। यूनिट क्या है? कैलोरीज। कैलोरीज क्या है डिफाइन करने के लिए? कैलोरीज इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कैलोरीज होती है। आप बोलते हो ना आपकी बॉडी में कैलोरीज मिल रही है, बर्न हो रही है, कैलोरीज बर्न हो रही हैं, तो वो यही होता है 4.18 जूल, ठीक है। कितना है? 4.18 जूल। जल्दी 4.18 जूल। डन हो गया। चल हीट कैपेसिटी, ये अच्छी बात है सर। ये क्या होता है? जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लो कोई एक सब्सटेंस है मेरे पास, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस मान लेते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं। इसको मैं क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं, और इतना हीट कर रहा हूं, इतना हीट कर रहा हूं कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया। मैंने इसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब ये 1 डिग्री बढ़ा और जितनी मैंने इसको हीट दी उसी को कहा जाता है हीट कैपेसिटी। क्या कहा जाता है उसको? हीट कैपेसिटी। इट इज डिनोटेड बाय C। और मैंने क्या दिया था? हीट दी थी, तब जाके इसका टेम्परेचर बढ़ के क्या हो गया? 1 डिग्री के ऊपर। तो इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी।
क्या कहते हैं सर? हीट कैपेसिटी। पढ़ेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री और इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू क्यू बाय डेल्टा टी। C इक्वल्स टू क्यू बाय डेल्टा टी। जल्दी नोट डाउन करेंगे। ये होता है हीट कैपेसिटी, ये होता है हीट कैपेसिटी। जल्दी, ये होता है हीट कैपेसिटी। बिल्कुल जल्दी, डन। क्या कहेंगे इसको? हीट कैपेसिटी। जल्दी, क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी। जल्दी। अब आता है इसी के आगे सर, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है स्पेसिफिक? अभी मैंने आपको बोला था सिर्फ मैंने सब्सटेंस लिया था, अब मैं लूंगा 1 ग्राम सब्सटेंस। कितना लूंगा? 1 ग्राम, और इसको हीट दूंगा। ये हीट दे रहा हूं, और हीट देने के बाद जैसे ही इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा और जितनी मैंने हीट दी है उसी को कहता हूं मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिख रहे हो? इसको अपन लिखते हैं, इसको भी सी से, कभी कभी CS भी लिख देते हैं। और ये भी वही, हीट तो दे ही रहे हो, कुछ मास में दिया है और साथ में डेल्टा टी टेम्परेचर का, डेल्टा टी टेम्परेचर का। तो हीट अपॉन मास, मतलब अपन ने 1 ग्राम लिया तो इसलिए अपन ने यहां पर मास ले लिया और क्या ले लिया? डेल्टा टी। बस याद रखना, जब 1 ग्राम सब्सटेंस को आप हीट दे रहे हो कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए तो उसको अपन कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो, दिस इज द अमाउंट ऑफ दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट that required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree centigrade. 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? C इक्वल्स टू क्यू बाय एम डेल्टा टी। एम डेल्टा टी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखेंगे मोलार हीट कैपेसिटी। सर, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हीट करोगे कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए तो उसको अपन कहेंगे मोलार हीट कैपेसिटी। बस नीचे मोल्स आ जाएंगे और कुछ नहीं, नीचे मोल्स आ जाएंगे और कुछ नहीं। अभी था अपना M, अभी आ गए मोल्स। देखो पढ़ लीजिए, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है मोलार हीट कैपेसिटी। याद रखना है, हीट कैपेसिटी मतलब एक सब्सटेंस की को हीट देना कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। और अगर जब अपन बात करते हैं 1 ग्राम सब्सटेंस को तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और 1 मोल की बात करोगे तो क्या कहलाएगा? मोलार हीट कैपेसिटी। जल्दी नोट डाउन करो, मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी। जल्दी 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 जल्दी। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP। अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। इसको कहते थे मेयर्स फॉर्मूला। क्या कहते थे? मेयर्स फॉर्मूला। और फिर एक और रिलेशन पढ़ाया था, CP अपॉन CB इक्वल्स टू गामा। ये जो था ये आपको मोनो एटोमिसिटी बताता था गैस की। क्या बताता था? मोनो एटोमिसिटी ऑफ गैस। अगर ये गामा की वैल्यू 5/3 या 1.66 आती थी तो वो गैस जो होगी वो मोनो एटॉमिक होगी। अगर इसकी वैल्यू 7.5 या 1.4 के आसपास आती है तो ये डायटोमिक गैस होगी। और अगर 4/3 मतलब 1.33 आता है तो भैया वो ट्राइटोमिक गैस होगी। ये कौन बताता था? हमारा ये गामा, CP अपॉन CV। लेकिन ये आपके काम का नहीं है, लेकिन ये काम का जरूर है। और इसका डेरिवेशन मैंने आपको करवाया है, बिल्कुल करवाया है, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आई थी। जल्दी 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 फटाफट, डन। चल, इंथैल्पी क्या होता है? इंथैल्पी जरूर बताएंगे सर। एक तरीके से बहुत इजी चीज है, H इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये होती है इंथैल्पी। इंथैल्पी को पहली बात तो ऐसे डिनोट करते हैं, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ये होता है इंटरनल एनर्जी, सॉरी इंथैल्पी, ठीक है। और कभी भी इसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं निकाली जा सकती सर, हमेशा अपन निकालते हैं चेंज। क्या निकालते हैं? चेंज। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल V। क्या सर? P डेल V। ये देखिए, और एक और फॉर्मूला है विद द हेल्प ऑफ PV इक्वल्स टू nRT।
किसकी मदद से? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की मदद से एक और फॉर्मूला है। अगर मैं यहां लिख दूं पी डेल वी तो ये हो जाता है डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन आर टी, ऐसा पी डेल वी इक्वल्स टू डेल्टा एन आर टी। तो यहां पर चाहे तो अपन ये भी रिप्लेस कर सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। ये भी आपका फॉर्मूला बनता है, ये भी आपका फॉर्मूला बनता है। देखिए डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ये दो फॉर्मूलेज आपके एंथैल्पी में काम आएंगे, ये दो फॉर्मूलेज आपके एंथैल्पी में काम आएंगे, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। जल्दी फटाफट फटाफट चल। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे। In other words, enthalpy is defined as the sum of internal energy and pressure volume energy of the system, जिसका फॉर्मूला ये रहा, जिसका फॉर्मूला आपको ये रहा, H equals to U plus PV, H equals to U plus PV. The absolute value of enthalpy cannot be determined. यही मैंने बोला, हम हमेशा चेंज निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। डन, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टिलिट टिलिट टिलिट, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, तो अब आता है सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या आता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मजेदार शानदार तरीके से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैंने कहा ठीक है सर, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर किसी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, कोई भी एलिमेंट है अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में अगर है, किसमें? मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है जीरो। जैसे मैं आपसे बात करूं हाइड्रोजन गैस, ये सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट में, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो। क्लोरीन गैस मोस्ट स्टेबल स्टेट में, फॉर्मेशन जीरो। ब्रोमीन स्टेट, ब्रोमीन मोस्ट स्टेबल स्टेट में जीरो। अगर मैं बात करूं कोई भी, मर्क्यूरी ले लेते हैं, मोस्ट स्टेबल स्टेट में जीरो। अगर मैं आपसे सल्फर की बात करूं, किसमें आता है भैया? रोम्बिक सल्फर होता है, मोस्ट स्टेबल स्टेट है जीरो। मतलब कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, अगर सब अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में है तो उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है भैया? जीरो होता है। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स elements in their most stable state of aggregation is called enthalpy of formation। और अगर मोस्ट स्टेबल स्टेट की फॉर्म की बात करें तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है? जीरो। क्या होता है सर जी? जीरो। जल्दी देख लो एक बार, फटाफट देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट मजेदार तरीके से। डन, चल अब यहां पर देखते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। भाई क्या होता है कि जब भी अपन किसी को जलाते हैं तो उसमें से जो भी हीट निकलती है उसको कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जब आप किसी भी चीज को बनाते हो उसमें जो हीट लगती है उसको अपन कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बस ऐसे ही वर्ड्स है। हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये जनरली नेगेटिव होती है क्योंकि एंथैल्पी निकलती है सर, तो जनरली एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज नेगेटिव। और कुछ नहीं होता, जैसे मान लो आपको ले लिया CH4 प्लस O2, इसको हीट कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, ये बनेगा आपका CO2 प्लस H2O। और आपकी हीट यहां से क्या होगी? निकलेगी बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। जब भी किसी कार्बन कंपाउंड को या किसी का भी अपन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करने की कोशिश करेंगे तो CO2 और H2O के साथ एक हीट लिबरेट होती है, कुछ ना कुछ हीट निकलती है, उसी को अपन कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और सर उसको कैसे निकालेंगे? तो फिर मैंने कहा बताता हूं। वो जो आप कह रहे हो ना एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैसे निकालेंगे, तो वो होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। भाई वहां पर दी होगी इसकी कंबशन, इसकी भी, इनकी कंबशन एनर्जी प्रोडक्ट हो जाएगी, इनकी कंबशन एनर्जी रिएक्टेंट हो जाएगी। जैसे ही आप रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट करोगे आपको एंथैल्पी चेंज दिख जाएगा। भाई बहुत बेकार लोग हैं। चलो ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या करते हैं? भाई तू हटना, चल
हाँ चलो, तो यहां पर अगर देखें तो किसी भी कार्बन कंपाउंड का आप ऑक्सीडेशन कराएंगे, कंबशन कराएंगे, आपको CO2 और H2O मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। बस ये लाइन याद रखिएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका, रिएक्टेंट का, माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। आपको आसानी से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। डन। चल, फिर आता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखिए एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है समझना जरा। मान लो ये एक मॉलिक्यूल था, क्या था, मॉलिक्यूल था, मैंने मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, समझो, मॉलिक्यूल को मैंने तोड़ दिया, कुछ भी हीट वीट देके, और उसको एटम्स में ले आया, चकनाचूर कर दिया सारे बॉन्ड्स को, और मैं उसको काय में ले आया, एटम्स में ले आया। तो इसमें जो एंथैल्पी का खर्च आया या एंथैल्पी का चेंज आया है, उसी को कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। When one mole of given substance dissociate into gaseous atom, then the change in enthalpy is called enthalpy of atomization। देखिए ये तोड़ दिया, कार्बन हाइड्रोजन को तोड़ के अलग कर दिया, कार्बन क्लोरीन को अलग कर दिया, देखिए सबको गैस में ले गया, और सारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ के काय में ले आया, मैं एटम्स में ले आया। उसको अपन कहते हैं क्या सर, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जल्दी नोट डाउन करेंगे। डन। चल, फिर बॉन्ड एनर्जी, ये आप सभी जानते हैं सर जैसे लेट सपोज, क्या बोलना चाह रहा हूं देखते हैं। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, इसके बीच में बॉन्ड था, तो इसके बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उसको अपन कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या कहते हैं सर, बॉन्ड एनर्जी। In other words, it is the energy required when 1 mole of such bond is formed in diatomic molecule। diatomic molecule, ठीक है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कब होगी, जब एटोमिसिटी इज मोर देन 2। जब एटोमिसिटी 2 से ज्यादा या फिर 2 होगी आपका, तब आ जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। सर ये सारी एनर्जीज की डेफिनेशन है, इस पे क्वेश्चंस करवाएं, लेकिन वो क्वेश्चंस आपको कहां करवाए गए हुए हैं, पूरे के पूरे टॉपिक वाइज में, मजेदार और शानदार तरीके से। ठीक है, अब आता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अरे यार आपने 9th-10th में सब्लिमेशन नहीं पढ़ा था क्या, पढ़ा था ना, क्या होता था सब्लिमेशन, क्या होता था सब्लिमेशन बताइए। सर सब्लिमेशन का मतलब होता था कि सॉलिड को डायरेक्ट गैस में पहुंचा दो। तो सर जब भी मैंने सॉलिड को गैस में पहुंचाया और उसमें जो एंथैल्पी का चेंज आया उसको अपन क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे अपन, सर उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस सॉलिड इनटू वेपर्स। जैसे सोडियम सॉलिड में था, सीधे उसको गैस में उड़ा दिया, चल रहे उड़ जा काले का, वैसा ही वाला। तो जब ये उड़ के काले का मतलब कि गैस में पहुंच गया, तो इसमें जो एनर्जी का खर्च आया उसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर आता है लैटिस एनर्जी। क्या आता है सर जी, लैटिस एनर्जी। मैंने कहा ठीक है सर, लैटिस एनर्जी। अब इसकी बात समझिएगा लैटिस एनर्जी का। सर क्या होता है कि जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है, मतलब कि आपके पास कैटायन है और एनायन है, ठीक है, ये दोनों जब पास आते हैं, 2 दिल मिल रहे हैं, इन दोनों में एक दूसरे में अट्रैक्शन होता है। तो जब ये पास आके एक बॉन्ड बनाते हैं तो यहां से एक एनर्जी लिबरेट होगी, और यही एनर्जी कहलाती है लैटिस एनर्जी। और ये एनर्जी जितनी ज्यादा होती थी उतना स्ट्रॉन्ग आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, ये बात फिक्स होती है, यही अपन ने पढ़ा है। व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म बाय इट्स गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन, देन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज नोन एज लैटिस एनर्जी। Then the amount of energy released is known as lattice energy। क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, क्या कहते हैं उसको, लैटिस एनर्जी। तो क्लियर हुआ यहां तक कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो यहां से जो एनर्जी निकलती है उसको अपन क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। अब पढ़ो, when 1 mole of compound is formed by its gaseous cation and gaseous anion, then amount of एनर्जी इज रिलीज इज नोन एज लैटिस एनर्जी। सर सिर्फ टर्म्स पे याद रखिए, टर्म्स याद हो गए ना, काम एक तरफा हो जाएगा। आगे देखते हैं,
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब समझो सर, जब एक एसिड और बेस कंबाइन होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और उस रिएक्शन के दौरान जो भी एंथैल्पी का चेंज होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। Change in enthalpy when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by 1 gram of equivalent of base in dilute solution is called enthalpy of neutralization। ये देखिए enthalpy of neutralization, change in enthalpy of neutralization of strong acid and strong base is constant। ये आप देखिए strong acid strong base की इतनी होती है, ठीक है, और कैलोरीज में और जूल में है, और ये आपको देके रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बेस हो उसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट होती है -57.1 किलो जूल पर मोल, 57.1 किलो जूल पर मोल। बिल्कुल 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 शानदार और मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली है। डन। चलो अब बारी है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और स्पॉन्टेनिटी की बात। सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो जाए, क्या बोला मैंने, अपने आप हो जाए तो उसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और जिसको मुझे करवाना पड़े उसको अपन कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये बात हमेशा याद रखना। अगर ऐसी कोई रिएक्शन है जो अपने आप हो रही है, जिसको करवाने के लिए कोई इनिशिएशन, कोई ड्राइविंग फोर्स, ये सब नहीं देना पड़ रहा है, कोई इनिशिएट नहीं कर रहा है, धक्का नहीं मार रहा है, ऐसा वैसा, तो उसको अपन कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो अपने आप हो रही है। और अधिकतर सारी नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इन नेचर होती है। कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो जाती है। नेचुरल अकरिंग प्रोसेस और प्रोसेसेस वन इग्नाइटेड, इनिशिएटेड या इग्नाइटेड एंड प्रोसीड थ्रू इटसेल्फ, अपने आप हो जाए, आर नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। In another word, natural occurring process are spontaneous and irreversible and move in one direction only। सारी spontaneous reaction एक ही डायरेक्शन में चलती है। मेरा गोल फोकस्ड है, मुझे यहीं जाना है, मुझे इसी से मिलना है, दैट्स इट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। A spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external agency। अगर आपको उसको रिवर्सिबल लाना है, जैसे आपने देखा होगा सर, झरने से पानी गिरता है तो हमेशा ऊपर से नीचे ही गिरता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन अगर उसी झरने पे पानी ऊपर चढ़ाना है तो भैया मुझे मोटर लगेगी, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तभी मैं उसको रिवर्स करवा सकता हूं, नहीं तो रिवर्स करवा नहीं सकता। आपने देखा है झरने पे कभी पानी ऊपर जाते हुए नीचे ही आता हुआ दिखता है ना, तो ये सारी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं आपके मार्केट में। बिल्कुल ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आ जाइए। Spontaneous process is accompanied by decrease in internal energy or enthalpy. It indicates only exothermic reactions and is spontaneous। सारी exothermic reactions are spontaneous। ये बोल रहा है only exothermic, सारी नहीं, only exothermic reactions। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बट दो एक्सेप्शंस हैं। मेल्टिंग, देखो मीटिंग लिख के रखा है, मेल्टिंग आएगा यहां पे। Melting of ice and evaporation of water are endothermic but also spontaneous। बस यही दो है कि जो एंडोथर्मिक होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती है, बाकी नहीं। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन बाय एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। तो भैया जैसे ही हमारा स्पॉन्टेनिटी आ जाएगा तो हम ये प्रूफ कर देंगे कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है या फिर नहीं होती। बस याद समझ में आया? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो अपने आप हो जाए, जिसको करवाने में किसी बाहर के का इंसान का हाथ ना हो, और नॉन स्पॉन्टेनियस जिसको करवाने के लिए हमें काम करना पड़े। अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो रिएक्शन वहीं रुक जाएगी, उसको कहते हैं अपन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डन। ये देखिए, process which has no natural tendency to urge or urge to occur is called non-spontaneous reaction। Flow of heat from cold body to hot body। कभी चाय अपने आप गर्म होती हुई देखिए क्या? गर्म करनी पड़ती है ना, गर्म करने के लिए आप लगते हो, गैस लगती है, बहुत सारी चीजें लगती है। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर कभी टूटता है क्या? नहीं। वाटर को तोड़ने के लिए आपको करंट लगता है, करंट के लिए आपको सेल लगता है, सेल के लिए इंसान लगता है। ये सारी चीज करवाने के बाद ही आपकी ये चीज होती है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं होती है, नहीं होती हैं। डन। चल, अब आता है सर एंट्रोपी। कौन कौन बताएगा एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी मतलब होता है मैक्सिमम रेंडमनेस, मैक्सिमम रेंडमनेस, डिसऑर्डरनेस,
अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक सॉलिड है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल इतने ज्यादा मूव नहीं करते, सब अपनी जगह पे बंधे हुए होते हैं, तो इसकी एंट्रोपी कम होती है। लेकिन वहीं पर मैं एक लिक्विड ले लूं, ये भरा हुआ है, तल तल तल, ये भरा हुआ है, तो इसके पार्टिकल ज्यादा मूव करते हैं, इसलिए इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा डिसऑर्डरनेस है। वहीं पर मैं गैस ले लेता हूं, अब भैया इसका तो बोलना ही नहीं, कुछ रुक ही नहीं रहा है, बिल्कुल हर कहीं घूम रहा है, तो इसकी रैंडमनेस, घूमना फिरना, डिसऑर्डरनेस सबसे ज्यादा है, इसलिए एंट्रोपी ऑफ गैस सबसे ज्यादा होती है, उससे कम एंट्रोपी ऑफ लिक्विड और सबसे कम एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा एंट्रोपी गैस की होती है, फिर उससे कम होती है लिक्विड की, और सबसे कम होती है सर आपकी सॉलिड की। ये एंट्रोपी का ऑर्डर चलता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं? एंट्रोपी ऑफ गैस सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड और उससे कम सॉलिड। ये चीज आपको देखने को मिलती है, 101% आपको देखने को मिलती है, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलती। जल्दी बताओ, डन। मैक्सिमम रैंडमनेस, मैक्सिमम रैंडमनेस, ठीक है, देखिए, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। ग्रेटर द डिसऑर्डरनेस इन सिस्टम, हायर द एंट्रोपी। Decrease in regularity of the system would means increase in entropy. Entropy is a state function. Entropy is a state function. मतलब सर इसका भी अपन क्या निकालेंगे, डेल्टा एस, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। मैंने कहा बिल्कुल। और सर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सर क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, भागने लगेंगे, तो एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। क्या बोलते हैं, एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। ये चीज अपन को देखने को यहां पे मिलती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलेंगे। सर 2 ही टॉपिक बचे हैं, इसके बाद गैस फ्री एनर्जी और है बस। बिल्कुल फटाफट तरीके से चलते चलेंगे, मजा आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यही मैंने बोला, इफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इट इंक्रीजेस मॉलिक्यूलर मोशन एंड रैंडमनेस, एज अ रिजल्ट एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो यहां पर आपकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस केस में डेल्टा एस आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है, तो फिर ज्यादा माइनस कम क्या होगा, पॉजिटिव। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी इज इंक्रीज्ड, डेल्टा एट पॉजिटिव। सर यही बात हमेशा याद रखना है। अगर मान लीजिए कोई एक सॉलिड है और वो एब्सोल्यूट जीरो पे है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब समझते हैं, 0 केल्विन। सर 0 केल्विन पे उसके मॉलिक्यूल अपनी जगह पे एकदम फिक्स होंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। अगर बिल्कुल नहीं हिलेंगे तो उसकी एंट्रोपी कितनी होगी, 0। तो सर यही बात आपको बताने के लिए आए थे कि सर एट एब्सोल्यूट 0 पे द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टल इज 0। यही आपका सेकंड लॉ। बिल्कुल आगे सुनेंगे, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग। आगे जाके एंट्रोपी आपकी बढ़ती चली जा रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही है। लिक्विड की ज्यादा एंट्रोपी होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। सर ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 क्यों, ये दोनों भी, क्योंकि हीट देने से एंट्रोपी बढ़ती है और एंट्रोपी बढ़ रही है तो फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। बिल्कुल याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, सबसे इंपॉर्टेंट पेज है एंट्रोपी का। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे तो ही मजा आने वाला है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। फिर बाद में मत बोलना मुझसे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? बात को एकदम समझते हुए चलना, बात को एकदम समझते हुए चलना। डन, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है सर, डन। यहां देखिए, डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। सर एक फॉर्मूला भी है, एक फॉर्मूला भी है, एक फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला है देखते हैं जरा। डेल्टा एस का Q रिवर्सिबल अपॉन T। भाई सिस्टम को जितनी हीट दोगे, टेम्परेचर का चेंजेस लाओगे, तभी एंट्रोपी में चेंजेस आएंगे, और तभी अपन देखेंगे या तो वो एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, नहीं तो नेगेटिव होगी। देखिए, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस एंट्रोपी बिकॉज
इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर मोशन, और जितना ज्यादा मोशन बढ़ेगा भैया फिर हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। मोर द हीट द सिस्टम एब्जॉर्ब्स, मोर द डिसऑर्डरनेस एंड मोर द एंट्रोपी। और भैया इसकी यूनिट होती है या तो कैलोरीज पर केल्विन या तो जूल पर केल्विन, क्योंकि भैया ऊपर एनर्जी है तो कैलोरीज में ले लो या जूल में, और नीचे केल्विन है, ठीक है। और सिस्टम की पूरी एंथैल्पी जो होती है अपने, सर बार बार एंथैल्पी निकल रहा है, अपन एंट्रोपी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंट्रोपी जो टोटल होती है वो होती है भैया सिस्टम की एंट्रोपी प्लस हमारे सराउंडिंग एंट्रोपी, और इसको प्लस जब कर दोगे तो यह बन जाती है हमारी टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, बिल्कुल टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। जल्दी देख लो, टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, डन। चल अब देखिए गैस फ्री एनर्जी, सर इसमें अपना ये लास्ट टॉपिक है। गैस फ्री एनर्जी, कोई तकलीफ, ये होता है डेल्टा जी, ये होता है डेल्टा जी, गैस फ्री एनर्जी। कोई दिक्कत, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। इसी को हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहा जाता है, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहा जाता है। इसमें सिंपल सी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बस ध्यान से सुनते हुए चलना, कि सर एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को कोई भी यूजफुल वर्क करना है तो वो इन टर्म्स ऑफ गैस फ्री एनर्जी में होता है, ठीक है। दिस इज द थर्मोडायनामिक क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम whose values decreasing during the process and converted into useful work। इसी को वो यूज करता है, इसी एनर्जी को कोई भी यूजफुल वर्क करने के लिए, कौन, रिएक्शन, उसी को कहा जाता है क्या, गैस फ्री एनर्जी। और फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस क्या है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो गई मींस रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई दैट मीन्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो गई दैट मीन्स आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा जी ही आके बताता है वेदर अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। जल्दी नोट डाउन करेंगे, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इट इज अ स्टेट फंक्शन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और साथ ही साथ क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। जल्दी नोट डाउन करेंगे फटाफट, देखिए सर यही मैंने आपको अभी लिख के दिया, इफ डेल्टा जी की वैल्यू 0 अगर हो गई तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर पॉजिटिव क्या हुई, क्या कहलाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर नेगेटिव क्या हुई तो क्या कहलाएगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या कहलाएगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो कि आपको देखने को मिलने वाला है, मजेदार और शानदार तरीके से मिलने वाला है। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल मजा नहीं आएगा, फिर मत बोलना। डन, चल ये देखिए सर, फिर हम यही चेक करते हैं कि कहां पर हमारी स्पॉन्टेनियस होगी, कहां पर नहीं होगी। मैं कहता हूं 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। देखिए आपको क्या चेक करना है कि कहां पर नेगेटिव होगी, तो मैं कहता हूं बस 2 चीजें ध्यान में रखना। आप तो डेल्टा एच को नेगेटिव देख लो, अगर ये नेगेटिव हो जाए कौन, डेल्टा एच, और डेल्टा एस हो जाए पॉजिटिव तो आपकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सबसे कॉमन यही होता है, सबसे कॉमन यही होता है, पहला पॉइंट। देखिए डेल्टा एस कैसा हो गया, पॉजिटिव, और डेल्टा, एक मिनट, ये बेटा डेल्टा एच होगा, ये डेल्टा एच होगा, हाँ ये डेल्टा एच होगा। एक मिनट, ये डेल्टा एच होगा, ये डेल्टा एच होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, ये डेल्टा एच होगा, शानदार तरीके से। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, हाँ डेल्टा एस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव बोला मैंने, और डेल्टा एच कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है।
तो इसके बिहाफ में डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा एच अगर नेगेटिव हो गया, सर एक बात बताऊं ना मैं, मेरे हिसाब से ये नहीं होगा बेटा, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, ये वाला होगा, वो ये वाला होगा। एक मिनट रुकना, बस एक मिनट, ये वाला डेल्टा एच है, ठीक है, वो उधर साइड मैंने गलत लिख दिया था, ये डेल्टा एच है। हाँ, डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव। तो सर डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू हो गई नेगेटिव। दैट मींस भैया नेगेटिव जब भी होता है स्पॉन्टेनियस, तो ये लिखा है स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर पे आप चेक कर लो भैया, कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। ठीक है, ठीक है, डन। अच्छा, अब बाकी आप खुद लगा सकते हैं दिमाग। भैया आपको सिर्फ लाना है यहां पर नेगेटिव। अगर यहां पर नेगेटिव आएगा तो क्या कहलाएगी, स्पॉन्टेनियस। और यहां पर अगर पॉजिटिव आएगा तो आपको क्या कहलाएगी भैया, नॉन स्पॉन्टेनियस। बस वो तो आप पेयर्स बना सकते हैं। एक बता दूं कि अगर दोनों को, जैसे अभी दोनों मैंने क्या करा, नेगेटिव पॉजिटिव ले लिया, आप दोनों को पॉजिटिव लेके देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या अगर उल्टा कर दोगे कि इसको नेगेटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। नीचे वाला दिख रहा है आपको, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। मतलब कहीं पे भी देखिए, देखो इसको क्या ले लिया, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव ले लिए। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो सर ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर इसके लिए क्या होगा कि इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर लो टेम्परेचर है तो वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर ले लोगे तो वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, ये चलेगा। फिर इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। हाई टेम्परेचर पे नेगेटिव होगा, लो टेम्परेचर पे पॉजिटिव होगा। और अगर सर जी लो टेम्परेचर पे पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, यहां नेगेटिव तो ये स्पॉन्टेनियस, ये चलेगा। और बाकी नीचे वाले में तो एक पॉजिटिव, कौन है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी किसी भी टेम्परेचर पे, तो ये तो कहलाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये वो पेयर्स बने हुए हैं कि जहां पर आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस या फिर स्पॉन्टेनियस हो सकती है, या तो नॉन स्पॉन्टेनियस या तो फिर स्पॉन्टेनियस हो सकती है। कोई भी तकलीफ वाली बात इसके अंदर नहीं है। जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। देख रहे हो, अपन को सिर्फ ये ढूंढना था डेल्टा जी नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन को स्पॉन्टेनियस ढूंढना था, तो मैं बस स्पॉन्टेनियस ढूंढने में लगा हुआ था। बिल्कुल। फिर ये एक फॉर्मूला है जो अभी इस बार तो काम में नहीं आता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर बहुत काम में आने वाला है, 2.303 RT log Kc। अगले चैप्टर में आप देखोगे Kc का मतलब क्या होता है। Kc मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गैस फ्री एनर्जी के बीच में ये रिलेशंस आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, ये रिलेशंस देखने को मिलते हैं बहुत शानदार तरीके से। क्या रिलेशन मिला आपको देखने को भैया, डेल्टा जी, एक मिनट, डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 RT log Kc। ये रिलेशन आपको देखने को मिलते हैं, बहुत शानदार। और इसमें अगर आप देखें तो ये तरीके की रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी। एक और होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू -NF E0 सेल, ये भी आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। ये भी रिलेशन है डेल्टा जी और किसका, E0 सेल के बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। तो ये दो रिलेशंस आपको नेक्स्ट ईयर बहुत काम में आ रहे हैं, लेकिन एक बार शक्ल दिखाना जरूरी होता है। एक बार शक्ल देख ली तो काम आसान हो जाता है। ठीक है, डन। जल्दी स्क्रीनशॉट। ओ, फाइनली समाप्त, फाइनली समाप्त। तो ये था सर आपके लिए, क्या बोलेंगे, वन शॉट, जिसमें मैंने कोई भी डेरिवेशंस नहीं लिए, क्वेश्चंस नहीं लिए, बस एक हार्ड एंड फास्ट तरीके से आपको करवा दिया रिवाइज कि ये एंथैल्पीज होती है, ऐसे काम करती हैं, ये होगा इस तरीके से, और ये सब। और मैं कह रहा हूं ना, सोने पे सुहागा कब होगा, जब आप वो वाले सारे लेक्चर्स देख के आओगे। लेकिन अगर कल पेपर है तो फिर भैया इसको देख के तुरंत निकल जाओ, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मजा तभी आएगा जब पहले पुराने देखे हो, फिर इसमें आजमाने आ जाओ कि सर आजमा ले, आजमा ले। बिल्कुल, तभी बहुत शानदार मजा आने वाला है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से बने रहिए और लगे रहिए और जुड़े रहिए और एकदम तीन तूफान करते रहिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
कहीं अगर दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा, अपन तो फिर है ही। तो एक बार अगर कोई डाउट हो तो डाउट लिखेंगे, और चमक गया हो तो चमका जरूर लिख दीजिएगा, फटाफट चमका लिख दीजिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। आज बहुत जम के लड़ाई होगी सर जी, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं आपको। और अगर लड़ाई करवाना चाह रहे हो तो फिर ऐसा बता दो, फिर लड़ाई कर ही लेते हैं अच्छे से, फिर लड़ाई कर ही लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, बाकी सारी चीज ठीक है, मजेदार, शानदार और लाजवाब तरीके से। और ये सिर्फ मैं अपना नहीं कह रहा हूं, केमिस्ट्री में तो हर रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर्स में आपको दे ही रहा हूं। अगर आप चाहें तो भाई बने रहिए, जुड़े रहिए, चाहना नहीं है और करना ही है बिल्कुल। और यही सारी चीजें हर सब्जेक्ट में हो रही हैं सर, तो मैग्नेट बेंस पूरी जान से आपके पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।